हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, तुर्कानी ए चहलगानी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुर्कानी ए चहलगानी। ये क्या था? 40 गुलामों का एक दल था। 40 तुर्की गुलामों का एक दल था। इसको निम्न में से किस सुल्तान ने संगठित किया था? मतलब किस सुल्तान ने तुर्कानी ए चहलगानी नामक संगठन को का स्थापना किया था? इसका स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा कौन था, तो आपको क्या बताना है? इल्तुतमिश बताना है। अच्छा, इल्तुतमिश को हम लोग गुंबदों का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता कहते हैं। और इल्तुतमिश के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हीं की बेटी कौन थी? राजिया बेगम। कौन थी? राजिया बेगम, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 141 नंबर का संपत्ति व अध्यादेश 1891 में निम्न में से किसके सदप्रयासों से पारित किया गया था? वो किसके सदयासों से पारित किया गया था? तो बहराम जी एम मालावाड़ी। किसके? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ मैं कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। इस एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनसे क्वेश्चन आप क्या याद रख सकते हैं? सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन यही इन्होंने ही किया था। और इस पत्रिका को बंद पूछेगा कि कब किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन लाया था, तो इसके कारण क्या हो गया था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका को बंद कर दिया गया था। अच्छा, दादा भाई नेहरू, इनका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। ये जो पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अभी तक सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसका था? दादा भाई नेहरू का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसने किया था? तो अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन पटना में 1934 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अच्छा, जब भी बात जयप्रकाश नारायण का होता है तो आप इनसे कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। इनको हम लोग लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण का कहते हैं। अच्छा, इनके किताब का नाम क्या था? समाजवाद क्यों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवाद क्यों किसका पुस्तक है, तो आपको क्या बताना है? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण से क्या बात आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण ने 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने में मजबूर कर दिया था। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ये भी याद रख लीजिएगा। और उन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा पूछेगा कौन दिया था, तो आपको क्या बताना है? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल चला गया था। तो ये कौन सा जेल तोड़ करके भाग गया था? तो आपको क्या बताना है? हजारीबाग जेल तोड़ करके ये भाग गया था। तो इसको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। अच्छा, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कहाँ बंद किया गया था? तो महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग कमेंट बताइए कि कौन सा जेल में बंद किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान ने की थी? अच्छा, दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही का जो स्थापना था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसको हम लोग सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, और इसको हम लोग विद्वान मूर्ख, तो ये सब नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पूछेगा कि दीवान ए मुस्तक राज। अब एक क्वेश्चन दीवान से एक भी पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तक राज ये क्या था? तो दीवान ए मुस्तक राज यह एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। जो किसका था?
तो यह अलाउद्दीन खिलजी का था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से दो टेक्स्ट आपको याद रखना है, चढ़ीकर और घड़ीकर। चढ़ीकर और घड़ीकर यह टेक्स्ट पशुओं के चारा पर लिया जाता था। ये दोनों टेक्स्ट भी पूछेगा कौन लगाया था, तो कौन लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। और अब हक ए सर्व, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का एक कर है, हक ए सर्व नामक कर पूछेगा कि हक ए सर्व नामक कर कौन लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था। और ये क्या था, हक ए सर्व सिंचाई विभाग पर कर था। तो आपको ये सब बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, फारसी त्योहार नवरोज को निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था। तो फारसी त्योहार नवरोज को मनाने का आदेश किसने दिया था, तो बलबन ने दिया था। कौन दिया था, बलबन ने। अच्छा, बलबन का अगर वास्तविक नाम पूछे या बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है गयासुद्दीन, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। क्या होता है, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन हो जाता है। अच्छा, राजस्व का सिद्धांत, दोस्तों बलबन ने पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत दिया था। दोस्तों बलबन ने जो सिद्धांत दिया था, राजस्व का सिद्धांत। राजस्व का सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था, तो बलबन ने दिया था। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इससे और भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तुर्कानी ए चहलगानी, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पर, तुर्कानी ए चहलगानी जो 40 गुलाम लोगों का एक समूह था, इसको कौन बनाया था, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको नष्ट पूछेगा कौन कर दिया था, तो दोस्तों इसको नष्ट कर दिया था, कौन कर दिया था, बलबन ने कर दिया था। कौन कर दिया था, बलबन ने कर दिया था। तो इसका इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। तो बलबन के बारे में आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है अगला, पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस इमारत में मिलता है। तो ये मिलता है इत्माद दौला का मकबरा से हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो ये था घनश्याम दास बिरला। कौन था, घनश्याम दास बिरला। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक नाम दिया हुआ है महादेव देसाई। दोस्तों महादेव देसाई जो था, ये महात्मा गांधी का निजी सचिव था। क्या था, निजी सचिव पूछेगा कौन था महात्मा गांधी का, तो आपको क्या बताना है कि महादेव देसाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है 147 नंबर का प्रश्न को आप लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भैया, वो अज्ञात था। क्या था, अज्ञात था, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तो यह जो था, सिर्फ यहाँ पर जो घटना घटा था, उनका चित्र देख करके अनुमान लगाया गया है। चित्र देखकर ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो ये जो था अनुमानित था। तो आपको ये बात याद लगाना है। और ये लिपि क्या था, अज्ञात था। और ये लिपि याद रखना है कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं लिखा जाता था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था। तो अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा हम लोग कहते हैं व्यापार के लिए फरमान। इसी को हम लोग कहते हैं 1717 ईस्वी का फरमान। क्या कहते हैं, 1717 ईस्वी का व्यापारिक फरमान पूछेगा किसके काल में हुआ था, इसी को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या बताना है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर बेग। क्या बताना है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर बेग। अच्छा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर बेग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, घृणित कायर। क्या कहते हैं, घृणित कायर पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि फर्रुखसियर बेग को कहते हैं। अच्छा, बहादुर शाह के बारे में याद रखना कि बहादुर शाह जो था, दोस्तों बहादुर शाह एक है जफर। क्या है, जफर, जो मुगल काल का सबसे अंतिम राजा था। ठीक है, जहांदार शाह, इसको हम लोग मुगल काल का लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख पूछेगा कि किस मुगल बादशाह को कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, जहांदार शाह। और औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गाजी या आलमगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गाजी और आलमगीर के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो आर्य हुआ करते थे, जो आर्य आए थे, कई लोगों का मानना है कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, कई लोगों का ये मानना है कि आर्य जो थे संभवतः भारत के ही थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे दोस्तों, वो किसका पूजा करते थे, वो प्रकृति का उपासना करते थे, यानी कि प्रकृति का पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 150 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो था,
लोहा से परिचित नहीं था। किससे नहीं था? लोहा और तलवार याद रखना है। जब ऑप्शन में लोहा नहीं रहेगा तो तलवार अवश्य रहेगा, तो इनसे यह परिचित नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय दोस्तों तांबा का खोज हो चुका था। किसका खोज हो चुका था? तांबा का खोज हो चुका था। और इसी तांबा में जब हम लोग टीन मिला देते हैं तो एक धातु हमको तैयार हो जाता है, कांसा। कौन सा धातु तैयार हो जाता है? और कांसा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में कांसा का खोज हो चुका था। और सिंधु घाटी का सभ्यता के लोग रत्न एवं आभूषणों का व्यापार भी क्या करते थे, आपको ये बात याद रखना है। और कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ये प्रश्न याद रखना है कि कपास को सर्वप्रथम सिंधु वासी ने ही उगाया था। तो कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये सिंधु वासी को सर्वप्रथम जाता है। अच्छा, कपास उगाने में दोस्तों कितना समय लगता है? तो 240 दिन। कितना दिन लगता है? 240 दिन लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कपास से ही कि कपास किस मिट्टी में उत्पादन होता है। दोस्तों कपास का जो उत्पादन जो होता है काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी को हम लोग कौन सा मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेंगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं। किस मृदा के नाम से जानते हैं? रेंगुड़ मृदा के नाम से हम लोग काली मिट्टी को जानते हैं। और भी काली मिट्टी का कई नाम है। इसे स्वतः जोताई वाली मृदा कहते हैं। क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, इसलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों काली मिट्टी कपास का जो उत्पादन होता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है कि कपास जो है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है। और कपास के बारे में आपको याद रखना है, कपास से दोस्तों पूछेगा क्या बनता है? तो कपास से सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। और सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और दोस्तों कपास का जो उत्पादन होता है काली मिट्टी में होता है। सर्वाधिक काली मिट्टी वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? महाराष्ट्र यानी मुंबई। इसलिए तो मुंबई में सर्वाधिक सूती वस्त्र होता है, क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है। तो सर्वाधिक आपको क्या बताना है? मुंबई बताना है। फिर गुजरात भी बताना है आपको। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत हो गया, ये सब कपास के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वह सप्तसैंधव प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तसैंधव प्रदेश में हुआ था। और ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आपको क्या बताना है? ऋग्वेद बताना है। और ऋग्वेद के बारे में क्या रखना है दोस्तों? ऋग्वेद में सर्वाधिक पूछेगा कि कौन सा शब्द का यूज हुआ है। तो सर्वाधिक जो शब्द हुआ है इंद्र शब्द यूज हुआ है। कौन सा शब्द यूज हुआ है? इंद्र शब्द यूज हुआ है। और इंद्र शब्द जो है पूछे कितना बार यूज हुआ है, आपको बताना 250 बार यूज हुआ है। कितना हुआ है? 250 बार यूज हुआ है। और इन ऋग्वेद के समय दोस्तों पूछेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट देवता कौन था? तो अग्नि देवता था। कौन था? अग्नि देवता था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? अच्छा, हम लोग जान लेते हैं थोड़ा नादिर शाह के बारे में। दोस्तों नादिर शाह जो है इसको हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। और ये नादिर शाह जो है भारत में जब आक्रमण करता है तो ये करता है 1739 ईस्वी में। कब करता है? 1739 ईस्वी में। और इस समय जो हमारा राजा हुआ करता है उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह किस वंश का राजा था? मोहम्मद शाह पूछेगा कि किस वंश का राजा था, तो आपको क्या बताना है? मुगल काल का राजा था। और मोहम्मद शाह को हम लोग क्या कहते हैं? रंगीला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रंगीला हम लोग किसको कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को कहते हैं। और जब यहाँ पर जब नादिर शाह जब इसके दरबार में आया, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, यहाँ से दोस्तों मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के ले गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन को बनाने वाला शासक शाहजहां था। कौन था? और मयूर सिंहासन से पूछेगा अंतिम शासक जो बैठा था क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि इसी समय में ये उठा करके लेकर के चला जाता है और यहीं से वो कोहिनूर हीरा भी ले जाता है। आपको ये बात याद रखना है नादिर शाह के बारे में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ दोस्तों? सतारा में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में ही एक जगह पड़ता है, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब तो आपको पता है कि सूती वस्त्रों के लिए फेमस जगह है। तो सतारा में किया गया था। तो ये जो सतारा है दोस्तों, सतारा से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजों द्वारा हड़प की नीति के तहत, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प का नीति को किसने लागू किया था? तो इसको लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी। कौन जाता है? लॉर्ड डलहौजी। और हड़प की नीति के तहत पूछेगा कि भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा हड़पा था? तो इसी सतारा को हड़पा गया था। किसका हड़पा गया था? सतारा को हड़पा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का जो संस्थापक था वो था देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य शोधक समाज, क्या पूछेगा? सत्य शोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तब आपको बताना ज्योतिबा फूले। क्या बताना है? ज्योतिबा फूले। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था रामचंद्र पांडुरंग। किसके द्वारा किया गया था? रामचंद्र पांडुरंग। ब्रह्म समाज का स्थापना पूछे तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। फिर क्वेश्चन पूछेगा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। और स्वामी विवेकानंद को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, या डिस्कशन कम करवाए या सिर्फ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करा करके आगे बढ़ जाए, आप लोग अपना राय वीडियो में जरूर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों रोज क्लास का पीडीएफ अपलोड हो जाता है हमारा टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। वहां से आप प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पानीपत का तत्वबोधनी हो गया ना, हाँ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो सदाशिवराव और अफगान शासक के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच में हुआ था? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें सदाशिव राय का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। क्या हुआ था? पराजय हुआ था और ये अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध में कौन जीता था? तो अहमद शाह अफगान शासक यानी जीत गया था और सदाशिव राव क्या हुआ था यह हार गया था। और उसी प्रकार पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो आपको ये बात याद रखना है। और ये 1556 में जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? तो अकबर जीता था। कौन जीता था? अकबर जीता था। और प्रथम युद्ध दोस्तों, प्रथम युद्ध पूछेगा कौन जीता था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और कौन जीता था इसमें। तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? अच्छा मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला कौन था? तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। तो आपको ये नाम याद रखना है। और इसी मोहम्मद गोरी को दोस्तों 17 बार पूछेगा कौन हराया था? कौन हराया था? 17 बार। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कौन हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और 17 बार इसको जिंदा छोड़ दिया था। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, जो पृथ्वीराज चौहान के मौत का कारण बनता है। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दोस्तों एक कवि रहा करता था चंदवर दाई। इसका नाम क्या था? चंदवर दाई। तो चंदवर दाई जो था नामक कवि पूछेगा किसके दरबार में रहता था? तो ये इसी के दरबार में रहता था। और इनका किताब का नाम क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो आपको बताना चंदवर दाई का। इसमें किसका इतिहास मिलता है? तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, कलहन की राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? दोस्तों कलहन के द्वारा किताब है। दरअसल ये किताब जो है राजतरंगिणी, इससे दोस्तों कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किसका इतिहास का पता चलता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलहन की राजतरंगिणी से हमको
किसका पता चलता है, तो कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। और ये जो कल्हण और बिल्हड़, ये 2 भाई था, कल्हण और बिल्हड़। तो ये दोनों भाई ने मिल करके राजतरंगिणी का रचना किया था। अधिकांश नाम किसका रहता है, कल्हण का रहता है, इसलिए ये इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल्हण की राजतरंगिणी से हमको किसका जानकारी मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। 157 हो चुका है, अब 158 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था। दोस्तों अजीवक संप्रदाय का जो प्रवर्तक था कौन था, मखलीपुत्र गौसाल था। कौन था, मखलीपुत्र गौसाल था अजीवक संप्रदाय का। और ये मखलीपुत्र गौसाल का जो पूछेगा कि सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ लगा हुआ है, तो कर्नाटक में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, कर्नाटक में लगा हुआ है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद, कितना, प्रत्येक 12 वर्ष बाद इस मूर्ति का महामस्तकाभिषेक होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। चंपारण, बारदोली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हुए। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में, और इसको महात्मा गांधी ने चलाया था। और बारदोली सत्याग्रह दोस्तों ये 1928 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद में खेड़ा, और खेड़ा का जो था इसका कौन किया था, इसका महात्मा गांधी ने किया था। ये तीनों जो दोस्तों संबंधित था वो किसान आंदोलन से था। किसका था, किसान आंदोलन से संबंध रखता था। तो यहाँ देख लीजिए किसान विद्रोह यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अभी भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी के अनुयायियों ने। हाँ यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया हुआ है, तो ये मत सोचिए क्वेश्चन गलत है, क्योंकि गांधी जी का तबीयत खराब हो चुका था, तो गांधी जी ने किसको भेजा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो वो किसका अनुयायी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का ही आदमी था ना। तो गांधी जी के अनुयायियों ने, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तब जब गांधी जी जब इस आंदोलन में जब आते हैं, तो यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके बारे में कुछ कहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये क्या बोल देता है कि यह उस समय नाम इसका क्या था, वल्लभ भाई नाम था। तो कहा कि यह वल्लभ नहीं है, सरदार है। तब से इसको सरदार के नाम से जाना जाने लगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछेगा सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन पूछे किस आंदोलन में दिया था, तो आपको क्या बताना है कि बारदोली सत्याग्रह में दिया था। किसमें दिया था, बारदोली सत्याग्रह में दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जब बारदोली सत्याग्रह में जब इसने ये दिया था, जब महात्मा गांधी ऑप्शन में ना रहे, तो आपको क्या लगाना है, बारदोली की महिला। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित आंदोलनों में से सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ था। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था, कौन हुआ था, तो सबसे पहले आप आ जाइए कि असहयोग आंदोलन का जो समय था ये 1917 था। आप खुद लोग अनुमान लगा सकते हैं। भारत छोड़ो ये 1942 था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 था। और लाल कुर्ती जो था ये इसी टाइम में था। तो 1930 के आसपास में ही था, एग्जैक्ट डेट हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये इसी काल में होगा लाल कुर्ती आंदोलन। तो आप लोग देख लीजिए सबसे पहले कौन हुआ था, असहयोग न हुआ है 1917 में, बाद बाकी ये सब क्या है, बाद में है। तो 1942 में हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1917 में 20 में क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो था वो किससे संबंधित रखता था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित रखता था। और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति पूछेगा किसने लगवाया था, किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने यह अनुमति दिया था। क्योंकि इनका जो एक भाई नाम था उसका नाम था जगमोहन। क्या नाम था, जगमोहन। जब जगमोहन मर जाता है तो इनकी पत्नी को क्या कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ये बात राजा राम मोहन राय को खराब लगता है। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में, कब, 1829 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। तो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत कौन किया था, राजा राम मोहन राय। कौन किया था, राजा राम मोहन राय। और इसका पत्रिका दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जाता है, संवाद कौमुदी। क्या नाम था, संवाद कौमुदी। ये पत्रिका किसका है, इसका पत्रिका किसका है, तो राजा राम मोहन राय
राय का है। और राजा राम मोहन राय को पूछेगा कि राजा की उपाधि कौन दिया था, आपको बताना अकबर सेकेंड ने। कौन दिया था? अकबर सेकेंड ने दिया था। और राजा राम मोहन राय को हम लोग क्या कहते हैं? पत्रकारिता का अग्रदूत। क्या कहते हैं? भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और इन्होंने जो था राजा राम मोहन राय, इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता था। दोस्तों बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेता था बाबू बीर कुंवर सिंह। कौन था? बाबू बीर कुंवर सिंह था। और कुंवर सिंह जो था ये आरा भोजपुर के जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे। और बिहार में जब पूछेगा तब आपको ये लगा देना है कुंवर सिंह। अच्छा, लेकिन पर्सनल जब पटना से पूछ लेगा, क्योंकि पटना भी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो पर्सनल पटना से पूछेगा कि 1857 की क्रांति के नेता कौन था, तो याद रखना है कि प से पटना, प से पीर अली, प से पटना, प से पीर अली। और ये पीर अली जो था दोस्तों यह पुस्तक विक्रेता था। कौन था? पुस्तक विक्रेता था। और उसी प्रकार पूछेगा कि कानपुर से कौन कर रहा था, तो याद रखना है काना नाना। तो कानपुर से कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहा था। और नाना साहब किसका सेनापति था, तो यह तात्या टोपे का सेनापति था। किसका था? तात्या टोपे का सेनापति था। और नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या, सॉरी दोस्तों, नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे था। उल्टा बोल दिए हम। तो आपको ये बात याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तात्या टोपे के हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको रामचंद्र पंडूरंग के नाम से जानते हैं। और नाना साहब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धोधू पंत के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है सन 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन भोपाल भाग गया था, तो ये कौन भाग गया था? नाना साहब भाग गया था। कौन भाग गया था? नाना साहब भाग गया था। अच्छा, 1857 की क्रांति से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और जानदार प्रश्न बताता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 100 सड़िया क्वेश्चन रटने से अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए। और तात्या टोपे को पूछेगा कि तात्या टोपे को क्या हुआ था दोस्तों? फांसी दिया गया था। इन्हीं का दोस्त मान सिंह ने इसको क्या करवाया था? अंग्रेज से पकड़वा दिया था। तो पूछेगा किसको फांसी दिया गया था? तो तात्या टोपे को दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस हिसाब से अभी फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से कौन राइट हो जाएगा? नाना साहब हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है लॉर्ड डलहौजी ने वलय सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्य का अधिग्रहण कर लिया और तिथि क्रमानुसार उनके विलय का क्रम निम्नवत था। मतलब लॉर्ड डलहौजी का पीछे हमने नीति बताया कि हड़प का नीति था। हड़प का नीति का प्रचालन पूछे कौन किया था? इन्होंने ही किया था। हड़प का नीति था। और गोद निषेध प्रथा, क्या था? गोद निषेध प्रथा। इसका मतलब था कि कोई भी राज्य जो है जिसका राजा अगर मर जाएगा या उत्तराधिकारी का उसका अभाव है तो गोद लिया हुआ बालक उस सत्ता पर नहीं बैठ सकता है। आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे का गोद लिया था, दामोदर राव को। तो क्या हुआ था? तो अंग्रेजों ने इनको अगला वारिस होने से मना कर दिया था, कहा कि ये बच्चा राजा बनने का लायक नहीं है, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े। काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो आपकी बात पता होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले जो था अंग्रेजों ने कौन सा राज्य को हड़पा था, तो सबसे पहले हड़पा था सतारा को। किसको हड़पा था? सतारा को। चलिए हम लोग ऑप्शन को हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था, फिर जैतपुर को हड़पा था। तो सतारा और जैतपुर शुरू में देखिए कहाँ लगा हुआ है, यहाँ बघाट वाला तो काट दीजिए, उदयपुर वाला को भी काट दीजिए। और यहाँ सतारा है लेकिन जैतपुर नहीं है, कौन है? बघाट है। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर और लास्ट में रानी लक्ष्मीबाई का जगह आपको पता है कौन? झांसी। तो ये इनका सही क्रम था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एम.जी. रानाडे, महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। और महागोविंद रानाडे को हम लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और नेक्स्ट है ठगी के खिलाफ लड़ने वाले सिलीमैन किस गवर्नर जनरल का समन्वयक था? तो ये लॉर्ड विलियम बैटिक के समय काल का था। और विलियम बैटिक ने क्या किया था? 1829 ईस्वी में राजा राम की सहायता से विधवा पुनर्विवाह को खत्म किया था। तो आपको ये बात याद रखना। नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? दोस्तों संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम जो थी वो किसका था? कृष्णदेव राय का था। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता है? विजयनगर साम्राज्य के अंदर दोस्तों 4 वंश का उदय हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बता संगम, सालुब, तुलुब, अराविडू, ये मैं क्रम से मैंने आपको बताया।
सबसे पहले संगम वंश, फिर उसके बाद में सालुक वंश, फिर तुलुक, फिर अराविडु। तो ये जो था कृष्णदेव राय, ये तुलुक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? तुलुक वंश का राजा था। तो इन्हीं का किताब का नाम क्या था? जामवंती कल्याणम। अच्छा, और भी कृष्णदेव राय का एक किताब है अमुक्त माल्याद। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक किसका है? तो ये भी पुस्तक किसका है? कृष्णदेव राय का है। किसका है? कृष्णदेव राय का ही है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था? उस समय आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था सबसे महान था। यहाँ पे कई सारे विद्वान बाहरों से आया करते थे, मेगास्थनीज ये सब आए थे, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए थे, ह्वेनसांग आए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को पूछेगा किसने नष्ट किया था, तो आपको बताना शक्ति बख्तियार सन की बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो ये किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? तो 1928 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसमें हिंदुस्तान इसी को हम लोग क्या कहते हैं? HSRA। तो पहले HSRA से पहले क्या बना था? HRA। क्या बना था? HRA। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? HSRA कर दिया गया है। इसमें एक नया वर्ड जोड़ा है, S का मतलब होता है सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट शब्द पूछेगा कौन जोड़ा था इसमें, तो आपको क्या बताना है कि भगत सिंह जोड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में जो हरिसेन ने जो प्रशंसा किया था वो किसका किया था? समुद्रगुप्त का। तुमको पता है कि हरिसेन का बुक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा बुक है? प्रयाग प्रशस्ति। इससे हमको किसी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता कहते हैं समुद्रगुप्त को। और इसके बारे में याद रखना है कि इन समुद्रगुप्त के बारे में, और हाँ इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? वो किया गया था 1773 में। कब किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। SC यानी एस से सुप्रीम, सी से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। पूछेगा कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जब खुला था तो कहा गया था इसमें इसका एक जज होगा और इसकी सहायता के लिए 3 अन्य और जज होंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, और इसकी सहायता के लिए 3 और जज को अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसको LHC कहते हैं। क्या कहते हैं? LHC। एल से याद रखना लैमिस्टर। क्या याद रखना है? लैमिस्टर। H से याद रखना है हाइड, H से हाइड। और C से याद रखना है चैम्बर्स। तो ये तीनों नाम था, जो कौन था? एलिजा एम्पे के सहायक जज थे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऋषि पत्तन ज्ञान का उपदेश दिया था। अच्छा क्वेश्चन क्या है? ऋषि पत्तन में बुद्ध ने क्या किया था? तो ऋषि पत्तन का अगर पुराना नाम अगर हम जाने तो क्या है? सारनाथ में। क्या था? सारनाथ भैया इसका नाम है। और सारनाथ ऋषि पत्तन का और भी पुराना नाम है, उससे भी पुराना नाम अगर चले तो क्या था? मृगदाव। क्या नाम था? मृगदाव नाम था इसका। और ये हमको पता है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसे सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बुद्ध की मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर कहिए, कोई दिक्कत न है। तो कुशीनगर में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में। कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा इमारत बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, स्टेच्यू बना हुआ है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो था वो किसके विरुद्ध था? तो जो लोग अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तो वो उनका विरोध था। और मूर्ति पूजा का भी विरोध था। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से आगे मैं आपको कल बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, रोज़ क्लास का वीडियो आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।